गरीब जेठानी और अमीर देवरानी की गर्मी। ओह गॉड, ये गर्मी। माँ जी प्लीज अब बस भी कीजिए, प्लीज मुझे मेरा बेडरूम बता दीजिए। दरवाजे पर खड़ी शिखा अपने ससुराल वालों के सामने अपनी झूठी शान का गुमान झाड़ रही थी। शिखा की शादी शिला के छोटे बेटे रवि से हो जाती है। शिखा की शादी से शिला को घर भर कर दहेज मिला था। शिखा को भी इसी बात का घमंड था कि वह अमीर घर से आई थी। वहीं शीला की बड़ी बहू गौरी बहुत ही गरीब घर से आई थी, इसलिए शीला को अपनी बड़ी बहू हमेशा खटकती थी। अरे रवि बेटा, शिखा बहू को कमरे में ले जा, देख बहू कैसे पसीने से भीग गई है। जी माँ, चलो शिखा। शिखा हाई हील्स पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। सुबह होने पर शिखा उखड़े मिजाज में कमरे से बाहर आकर बोलती है, व्हाट नॉनसेंस सासू मॉम, आपने बताया क्यों नहीं कि मेरे बेडरूम में एसी नहीं? मुझे 24 घंटे एसी में रहने की आदत है। आपने मेरी फर्स्ट नाइट पर पानी फेर दिया, पंखा भी मर मर कर चल रहा था। थैंक गॉड कि डैडी ने मुझे दहेज में गर्मी का सारा सामान दिया है। प्लीज मेरे दहेज में आई एसी मेरे कमरे में सेट कर दीजिए। शिखा का गुस्सैल मिजाज देखकर भी शीला उस पर पर्दा डालते हुए कहती है, हाँ हाँ, शाम तक एसी तेरे कमरे में लग जाएगी बहू। चल अब अपनी पहली रसोई की रस्म तो पूरी कर दे। ये सुनकर शिखा का मुंह उतर जाता है। जैसे तैसे वह पहली रसोई की रस्म निभाने के लिए रेडी हो जाती है और अपनी जेठानी के साथ किचन में आती है। शिखा, सबसे पहले हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर दो, तब तक मैं छोले भिगो देती हूँ। ठीक है। शिखा हलवा बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में किचन का कोना कोना गर्मी और भपके से भर जाता है, जिससे शिखा के माथे से जैसे पसीना चूता देखकर वो चिढ़कर कहती है, ओह गॉड, इस गर्मी में खाना बनाना कितना मुश्किल है। अगर मैं एक सेकंड भी यहाँ रुकी तो मैं गर्मी से बेहोश हो जाऊंगी। मैं तो चली। ये कहकर शिखा बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है, जहाँ घर के सभी सदस्य, घर के मुखिया महेश, गोपाल, रवि, निवेदिता और गौरी की बेटी चिंकी भी खाने की मेज पर बैठी थी। अरे छोटी बहू, बस तेरी ससुराल में पहली रसोई है और तू किचन छोड़कर यहाँ बैठी है। सॉरी ससुर जी, बट किसी की भूख के लिए मैं अपनी खूबसूरती के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं जेठानी जी जितनी बेवकूफ नहीं जो गर्मी में सड़कर आप सभी को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाऊं। ये कहकर शिखा अपने कमरे में जाकर एसी की ठंडी ठंडी हवा में मजे से मूवी देखती है। वहीं बेचारी गरीब जेठानी भरी गर्मी में सभी के लिए खाना बनाकर उनकी थाली में परोसती है, जिसे देखकर निवेदिता अपनी भाभी का हाथ बटाती है। भाभी, आप पसीने से भीग गई हैं और थक भी गई हैं। हाँ बैठ जाइए, घटा बढ़ा मैं देख लूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं निवेदिता, बिठा ले इस गरीब भिखारिन को सर पर। खाना ही तो पकाया है, कोई पहाड़ तो तोड़कर नहीं आ रही है ना जो थक गई है। माँ, आखिर तुम बड़ी भाभी की इतनी बेकदरी क्यों करती हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आया बेचारी भाभी भूखे प्यासे सुबह से एक पांव पर नाच रही हैं? अपनी बेटी को गरीब गौरी के हक में बोलता देखकर अत्याचारी शीला गुस्से से भरकर बोलती है, बस निवेदिता, तू मेरा घर बिगाड़ रही है। शादी बीत चुकी है, अब मेरे ख्याल से तुझे अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। निवेदिता अपना सामान लेकर जाने लगती है और जाते जाते गौरी को कहती है, गौरी भाभी, माँ कभी नहीं बदलेंगी, आपको अपने लिए आवाज उठानी होगी। चलती हूँ। गौरी के लिए ये सब झेलना आसान नहीं था, मगर उसे वो दिन याद था कि कैसे उसके गरीब बाप गोपी ने कर्ज में डूबकर उसे ससुराल भेजा था। यही कारण था कि इतना सब सहकर भी वह ससुराल में रहने को मजबूर थी। दिन बीतते गए, जिसके साथ गर्मियां और भी ज्यादा बढ़ गईं। ऐसे में शीला अपनी अमीर बहू के साथ मिल बैठी। एक दिन की बात है। गौरी, आज इतवार है, चलो मैं तुम्हें और चिंकी को बाहर घुमा लाता हूँ। जी अच्छा, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। गौरी काम में लग जाती है। वहीं चिंकी फ्रॉक पहनकर पूरे घर में घूमने लगती है। माँ जी देखिए ना, आज सुबह सुबह चिंकी कैसे चटर पटर कर रही है, कुछ बात है क्या? अभी पता चल जाएगा। चिंकी, अरे ओ चिंकी, यहाँ आना। जी दादी माँ। माँ जी, उसे मुझे हैंडल करने दीजिए। चिंकी, देखो मेरे पास चॉकलेट है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो बताओ। ये न्यू फ्रॉक क्यों पहनी है? क्योंकि पिताजी आज हमें घुमाने लेकर जाने वाले हैं। शिखा ने इस बात का फायदा उठाकर अपनी सास को खूब भड़काया और फिर, गौरी बहू, अरे ओ गौरी बहू, अरे ओ गरीब की बेटी कहाँ मर गई? जी माँ जी, बुलाया? हाँ, एक काम कर, बाजार जाकर कच्ची कैरियां ले आ। आज कड़क धूप है, कैरियां काट धोकर धूप में सुखा दे अचार बनाने के लिए। मगर माँ जी मैं तो, ये अगर मगर करना छोड़ और काम में लग जा।
शिखा के सिखावे में आकर शीला ने वही किया और गरीब गौरी से उसकी छोटी सी खुशी भी छिन गई। बेचारी गरीब बहू का सारा दिन भरी गर्मी में छत पर अचार सुखाने पलटने में बीत गया और नीचे आते ही शिखा जेठानी को ऑर्डर फरमाने लगी। जेठानी जी, जरा जल्दी से मेरे लिए चिल्ड मिल्क शेक बना दो, मुझे फ्रेशनेस फील हो रही है। मगर देवरानी जी, मैं दिन भर की थकी हुई हूँ, इतना तो आप खुद भी कर सकती हो। क्यों रे भिखारिन, तेरे हाथों में घुन लगा है क्या? तुझे इस छत के नीचे इसलिए रहने दे रही हूँ ताकि तू काम करे, समझी? अब चल जा। गौरी शिखा को जूस बनाकर दे देती है। ऐसे ही शिखा हर दिन अपनी जेठानी को गरीब होने का एहसास दिलाने के लिए कोई ना कोई काम उसे थोप देती। एक दोपहर की बात है। जेठानी जी, मेरे सारे गर्मी के कपड़े गंदे हो गए हैं, इन्हें धो दीजिए और ये सारे कपड़े आपको हाथ से धोने हैं। गौरी सारा दिन धूप में बैठकर कपड़े धोती रही। शिखा अपने कमरे में ऐश करती रही। इस कारण गौरी को लू लग जाती है और वह बुरी तरह से बीमार हो जाती है। ऐसे में शीला उसे और चिंकी की ससुराल से मायके भेज देती है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए माँ जी। अरे निकल कामचोर कमबख्त, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। शीला अपनी गरीब बहू को निकाल फेंकती है। फिर उसी शाम, माँ जी प्लीज मेरे लिए फटाफट से कुछ लाइट फूड बना दीजिए, आई एम सो हंग्री सासू माँ। मगर शिखा, बहू के होते हुए सास खाना बनाए ये अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं गर्मी में खाना बनाऊं? माँ जी, मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, मैं तो बाहर से खा लूंगी, अब आप अपना खाना खुद बनाएं, बाय। ये कहकर शिखा अपना पर्स उठाकर चली जाती है और शीला गर्मी में पसीना बहाकर खाना बनाती है। इसी बीच उसका हाथ जल जाता है। माँ, मेरा हाथ। अचानक निवेदिता घर के अंदर आती है और शीला को खाना बनाता देखकर वह किचन में आती है। ये क्या माँ, इतनी अमीर बहू की सास होते हुए खुद खाना बना रही हो? ये तो होना ही था माँ, क्योंकि जो बहू आप पर जान न्यौछावर करती थी, आपने अपना मतलब निकालकर उस बेचारी गरीब को दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल जो फेंका। इतना सब बोलकर निवेदिता चली जाती है। ऐसे ही दिन ढलते हैं। दिन रात गर्मी में काम करके शीला का शरीर जैसे गलने लगता है। बावजूद इसके उसे अपनी अमीर बहू के ताने खाने पड़ते। इस बीच शीला को अपनी गरीब बहू की अहमियत का एहसास हो गया। ये मैंने क्या कर दिया, अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से निकाल दिया। गोपाल बेटा, बहू को ले आ। गोपाल भागा भागा गौरी के मायके आकर रोते हुए सारी बात रखता है, जिसे जानकर गौरी ससुराल लौट आती है। उसे देख शीला पछताते हुए बोलती है, अपनी सास को माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, मगर अब पता चल गया कि अकेलेपन में पैसे भी काम नहीं आते। जिस बहू पर मुझे घमंड था वो खाक हो गया। तू मेरे घर की लक्ष्मी है बहू, आ जा। जिस मान सम्मान की ख्वाहिश गरीब गौरी की आंखों ने बड़े वक्त से देखा था, आज वह सच बनकर उसके सामने था। जहां गरीब होकर भी गौरी ने सारे रिश्ते पा लिए, वहीं शिखा ने अमीरी के घमंड में सब कुछ खो दिया। बूढ़ी शांति सूरजनगर के गांव में अपने पति मुकेश के साथ रहती थी। पेशे से वह एक दर्जी का काम करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। दूसरों के कपड़े सिल कर उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और विदेश भेज दिया, जहां उसका बेटा अब नौकरी कर रहा था। एक दिन उसका बेटा साहिल उसे फोन करके कहता है, माँ, मैं आपको एक नहीं दो खुशखबरी देना चाहता हूँ। पहला ये कि मेरा प्रमोशन हो गया है, और दूसरा मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। मेरा मतलब मैंने यहाँ की एक लड़की अलीना से शादी कर ली है। वो बहुत ही अच्छी है, उससे मिलवाने मैं आपके पास अगले महीने आऊंगा। क्या सच बेटा, तूने विदेश की लड़की से शादी कर ली? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तू यहाँ कब आएगा? तेरे बिना हमारा मन नहीं लगता। ले अपने पिताजी से भी बात कर ले। साहिल बेटा, आज यहाँ पर तेरे माँ बाप तेरी राह देख रहे हैं। हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिन के लिए आऊंगा, पर रहना तो अब विदेश में ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काम सेट हो गया है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कहकर मुकेश फोन रख देता है। अगले हफ्ते साहिल अपनी पत्नी अलीना को लिए अपने माता पिता के पास पहुंचता है। तभी वो आकर अपने माता पिता को नमन करते हैं। माँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते पापा जी। जीते रहो बेटा, हम दोनों तो ठीक हैं। हाँ बहू, हम ठीक हैं। और बहू, ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? जिन टॉप ये सही नहीं होता, साड़ी पहन लेती ना। माँ, आप तो जानती हो विदेश में ऐसे ही रहते हैं, साड़ी पहननी नहीं आती, इसलिए ये बिना साड़ी पहने जीन्स टॉप में ही आ गई।
हाँ बेटा, वो तो है। कोई बात नहीं, तुम दोनों जितने दिन यहाँ रहोगे बहू को मैं कुछ कुछ चीजें तो सिखा ही दूंगी। आजा बहू, बैठ जा। तुम दोनों थक गए होगे, मैं कुछ लेकर आती हूँ। जी माँ। ये कहकर बहू बेटे आराम करते हैं और शांति उन्हें चूल्हे पर खाना बनाकर खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं जहाँ शांति अपनी विदेशी बहू को साड़ी पहनना सिखा देती है और चूल्हे पर खाना बनाना भी। तभी एक पड़ोसन शांति को लहंगा सिलने के लिए देती है। चश्मा लगाकर शांति सिलाई मशीन पर बैठकर लहंगा सिलती है। ये देखकर अलीना कहती है, अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत सुंदर लहंगा सिला है। आप तो बहुत अच्छी डिजाइनर भी हैं। हाँ बहू, वो तो हूँ, शुरू से ही सिलाई मशीन पकड़ ली थी। इसी को ही करते करते घर का खर्चा चलाया। जब तेरे बाबूजी बीमार हो गए थे तो ये सिलाई मशीन मेरे पास आए लोगों के लहंगे सिले। मैंने यहाँ तक कि साहिल को भी इससे ही पढ़ाया लिखाया, फिर विदेश भेजा। वाह माँ जी, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। आपने मुझे साड़ी पहनना सिखा दिया, उसके लिए थैंक यू, और खाना बनाना भी। ये कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो आना चाहिए। अब तू यहाँ रहती तो तुझे सिलाई करना भी सिखा देती। 2 दिन बीतते हैं। साहिल वापस अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला जाता है। वहीं दूसरी ओर शांति सिलाई का काम करके अपने घर का खर्चा चलाती थी और कुछ पैसे साहिल विदेश से भेज दिया करता था, जिससे मुकेश की दवाई आ जाया करती थी और अक्सर वह बीच में मिलने भी आ जाया करता था। 17 साल बीत जाते हैं। शांति की आंखें अब बेहद कमजोर हो चुकी थी, जिससे अब वह सिलाई का काम भी कम कर पाती थी और मुकेश गुजर गया था। अपना खर्चा वह अकेले चला रही थी। शांति को बहू बेटे और पोती की बहुत याद आती, इसलिए वह कॉल करके कुछ समय के लिए अपने बच्चों को अपने पास बुला लेती। घर आते ही शांति की पोती सुजैन उसके गले लग जाती है। उसका हुलिया बाल बिल्कुल माँ जैसे थे। तभी वो कहती है, हे डैडी, कैसी हो आप? आई मिस यू सो मच। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो देखना हम कितना मजा करेंगे। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मुझे दादाजी की भी बहुत याद आ रही है। मैं उनकी पीठ पर बैठकर कितना खेलती थी। हाँ बेटा, ये तो है। माँ, मैं कैसा बेटा जो आपको यहाँ अकेले छोड़कर विदेश में रह रहा हूँ? पर क्या करूँ, मजबूरी है। मेरा सारा काम वहीं से है। कोई बात नहीं बेटा, मैं सब समझती हूँ। इस तरह सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। वहीं खाली समय में शांति अपनी पोती से बहुत देर तक बातें किया करती थी, साथ ही उसे सिलाई भी सिखाती थी। एक दिन एक सूट बनाकर सुजैन दिखाते हुए कहती है, डैडी देखो, मैंने सूट बनाया। मॉम डैड देखो मुझे। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही अच्छा सूट बनाया, इतनी जल्दी सीख गई। अरे वाह बेटा, तो मैं भी माँ जैसे गुण आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, योर ग्रैंडमदर इज वेरी ग्रेट। एक हफ्ता बीत जाता है और साहिल अलीना जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अलीना अपनी बेटी को चलने को कहती है तो सुजैन इनकार करते हुए कहती है, मॉम डैड, मैं आपके पास वापस यूएस नहीं जाऊंगी। मुझे डैडी के साथ ही रहना है। प्लीज प्लीज मॉम डैड। वैसे भी डैडी अकेले अकेले कैसे रहेंगी? ठीक है। सुजैन अपने माता पिता से दादी के पास रहने की बहुत जिद करती है, इसलिए वह दोनों सुजैन को कुछ समय के लिए छोड़कर वापस यूएस लौट जाते हैं। ऐसे में दादी पोती एक साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, जहां शांति अपनी पोती को सिलाई में लहंगा, चोली, घाघरा सब कुछ सिलना सिखा देती है। एक दिन उसे लहंगे का अर्जेंट ऑर्डर आता है जिसे वह बनाती है, लेकिन कमजोर आंखों की वजह से शांति से लहंगा खराब हो जाता है। ये देखकर मालकिन उसे कहती है, अरे आंटी, आपने ये क्या किया? ये अर्जेंट लहंगा था मेरी शादी का। अब मैं शादी कैसे करूंगी? अगर मेरा महंगा लहंगा आपने ठीक नहीं किया तो इसके सारे पैसे आप दोगी। कल तक मुझे ये चाहिए। ऐसा कहकर वह लड़की चली जाती है और आंखों में आंसू लिए शांति कहती है, हे भगवान, मेरी बूढ़ी आंखों से अब दिखता नहीं। इतना काम भी नहीं आता, इतने सारे पैसे कैसे लाऊंगी मैं? दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। आई नो हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये कहकर सुजैन घर से बाहर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे उदास बैठ जाती है। ओह माय गॉड, अगर दादी ने वो लहंगा ठीक नहीं किया तो हमें उसके बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे जो कि हमारे पास नहीं है। प्लीज हेल्प गॉड। सुजैन जिस पेड़ के पास बैठकर भगवान जी को याद कर रही थी, वहीं पास में एक शिवलिंग था जिसमें से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और जादुई लहंगा भी। पुत्री, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। ये लो जादुई लहंगा। अब तुम इस जादुई लहंगे से जो भी मांगोगी वो ये लहंगा तुम्हें जरूर देगा। ये तो भोलेनाथ है। दादी ने मुझे इनके बारे में बताया था। शुक्रिया भोलेनाथ भगवान जी।
भगवान का शुक्रिया अदा कर सुजैन जादुई लहंगे को घर लेकर जाती है और अपनी दादी को सब कुछ बताती है। तभी शांति कहती है, अगर ये लहंगा जादुई है तो बेटा इससे कुछ मांग। हाँ दादी, हे जादुई लहंगे, इस दूसरे लहंगे जैसा हूबहू हमें एक लहंगा दे दे या इसी लहंगे को बिल्कुल ठीक कर दे। ऐसा कहकर सुजैन जादुई लहंगे से जैसे ही कुछ मांगती है तो उसकी चमकती हुई रोशनी से दूसरा लहंगा भी जादू से ठीक हो जाता है। तभी नम्रता आकर अपने लहंगे को देखकर कहती है, अरे वाह, मेरा लहंगा तो बहुत अच्छा सिला है आप लोगों ने। चलो अच्छी बात है, ये लीजिए पैसे। शुक्रिया बेटा। नम्रता का लहंगा देखकर और भी लोग शांति के पास लहंगा सिलवाने आते हैं। अगले दिन शांति के घर की छत से पानी टपकने लगता है। ये देखकर सुजैन को बुरा लगता है और वह जादुई लहंगे से कहती है जादुई लहंगा, मेरी दादी के घर को एक नए घर में तब्दील कर दीजिए, इससे बहुत पानी आता है, दादी को तकलीफ होती है। उसके ये कहते ही जादुई लहंगा अपने जादू से उसकी दादी के पुराने घर को एक अच्छे खासे घर में बदल देता है। ये देखकर शांति और सुजैन हैरान हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, इस जादुई लहंगे की मदद से तो हमारा घर एक नया घर बन गया। अब हमारे घर में कभी पानी भी नहीं टपकेगा। हाँ दादी, ये तो है। एक मिनट दादी, बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खाने का मांगती हूँ। हे मेरे जादुई लहंगे, हमारे खाने के लिए खाने की रसोई में बहुत सारा सामान दे दो और कुछ पैसे भी। सुजैन के ऐसा कहते ही जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी आती है जिससे रसोई का सारा भंडार खाने की चीजों से भर जाता है और जादुई लहंगे से सोने के सिक्के निकलते हैं। इससे दादी पोती पेट भर कर खाना खाती हैं। साथ ही गरीब लोगों की जादुई लहंगे की मदद से उन्हें खाना खिलाती हैं। सोने के सिक्कों से जरूरतमंदों की मदद करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।